Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Dhruv Ved Academy and you are with your विक्रांत सर। तो चलिए, अब बहुत लोग कह रहे हैं सर नेम रिएक्शन तो ठीक है, वो सही चल रहा है, लेकिन हमें रिएजेंट्स पढ़ना है। तो उन्हीं के डिमांड पे यानी ज़ोरदार फरमाइश के साथ पेशकश है रिएजेंट्स की केमिस्ट्री। तो चलिए, इस लेक्चर में हम केवल इंट्रोडक्शन ऑफ रिएजेंट्स पढ़ेंगे। यानी इस टॉपिक में मैं लेकर के क्या आया हूँ आज के वीडियो में कि केवल हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि रिएजेंट्स होते क्या हैं और कौन कौन से रिएजेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे हम कभी भी किसी नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला दिन हमारा कैसा होता है, कुछ काम करते हो उसमें नहीं, उसमें केवल आप क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। यानी अपने कलीग से, अपने काम से कि उसमें क्या क्या करना है, हम केवल इंट्रोड्यूस होते हैं। तो सिमिलरली इस वीडियो में हम लोग रिएजेंट से केवल इंट्रोड्यूस होंगे कि किस किस टाइप के रिएजेंट्स होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो समझ लीजिए, इस पूरे वीडियोज़ में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, आपको क्या करना है, आपको इस रिएजेंट्स को समझने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम यहीं पे होती है ऑर्गेनिक में। आप कितना भी नेम रिएक्शंस पढ़ लीजिए, आप कितने भी पेरिसाइक्लिक में कंफर्ट हो जाइए, कितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म में खुश हो जाइए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, सबको पता है। एक रिएजेंट आ जाता है और सारा का सारा काम खराब कर देता है, क्योंकि हम बहुत हद तक तो पहुँच जाते हैं चीज़ों तक, लेकिन एंड में कोई एक ऐसा रिएजेंट आ जाता है जो हमें परेशान कर देता है। इसलिए उस प्रॉब्लम को, यानी उस बेसिक प्रॉब्लम को हटा दिया जाए, फिर केमिस्ट्री और भी आसान हो जाएगी। क्यों भाई, है ना। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, इस कहानी की तरह इसको पढ़ने वाले हैं। याद रखना बच्चा लोग, डायरेक्ट रिएजन को कहीं से उठा के पढ़ लोगे दिक्कत आएगी, क्योंकि रट्टा मारना पड़ेगा। और कब तक रट्टा मारोगे वे, इतने सारे रिएजेंट्स हैं, भूलना कभी तो भूल ही जाओगे उसको, है ना। उसका रोल भूल जाओगे, उसका एप्लीकेशन भूल जाओगे। इसलिए क्या करना है, मैं आपको आज एक अच्छा तरीका बताने जा रहा हूं जो मुझे सबसे आसान लगा है, क्योंकि जो मैंने किया है वही मैं आपको बताऊंगा। हवाबाजी तो करने की ज़रूरत है नहीं, जो मैंने किया है वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जो मुझे आसान लगा है वही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यानी मैं आपको रिएजेंट्स कैसे सिखाने वाला हूँ। आप एज अ टूरिस्ट होंगे और मैं आपका गाइड होऊंगा, और मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ एक एक रिएजेंट्स के साथ। आप उनको पहचानिए, उनके बारे में थोड़ा नॉलेज लीजिए, फिर उसके वर्किंग को हम डिटेल्ड में देखेंगे सेपरेट लेक्चर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, रिएजेंट्स। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में ये बैठा लीजिए कि रिएजेंट्स होते क्या हैं। तो जनरली रिएजेंट का मतलब हमारे ऑर्गेनिक में क्या होता है, एक ऐसी स्पेसिस जो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में काम आते हों। यानी एक ऑर्गेनिक के फंक्शनल ग्रुप को किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसे एक अल्कोहल को एसिड में, एक अल्कोहल को कीटोन में, एक अल्कोहल को अल्कीन में। सिंपल है, यानी फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन है। एक एस्टर मोइटी आ गई तो एस्टरो को एल्डिहाइड में, एस्टरो को एसिड्स में, है ना यार। तो इस तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के लिए स्पेसिस तैयार हो जाते हैं, और उन्हीं को ऑर्गेनिक में रिएजेंट का नाम दे दिया जाता है। तो आप क्या करने वाले हैं, आप मेरे साथ चलने वाले हैं, पीछे रहिएगा, आगे मत निकलिएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। सीखना है आपको। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक रिएजेंट्स की कम्युनिटी की तरफ। दूर से ही पहले आपको दिखा देता हूँ मैं कि वहाँ पे ना 3 कंपार्टमेंट हैं, 3 बिल्डिंग हैं। यानी रिएजेंट्स के पास 3 बिल्डिंग होते हैं। मैं दूर से अभी आपको दिखा रहा हूँ। उस बिल्डिंग को क्या बोला जाता है, आप दूर हैं और उस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, तो 3 बिल्डिंग हैं सेपरेट। उनके आगे नेम प्लेट लगा है रिएजेंट। क्या लगा है, रिएजेंट। और वहाँ पे एक सोसाइटी बन गई है और उस सोसाइटी में 3 बिल्डिंग हैं, वो सब रिएजेंट्स की बिल्डिंग है। तो पहला रिएजेंट जो होता है, जिसको क्या बोला जाता है, जरा बोर्ड पे देखना, रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट। यानी हम आगे की ओर आए और हम बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं, हमारा जो पहला बिल्डिंग है उसके नाम के आगे लिखा हुआ है ये रिएजेंट्स की बिल्डिंग है। पर इस रिएजेंट्स में कौन से लोग रहते हैं, रिडक्शन कराने वाले, यानी ऐसे रिएजेंट जो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हो, उसको कहा जाता है रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट्स। नाम में छुपा हुआ है, रिडक्शंस के काम आएंगे। दूसरी बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ना, वो बिल्डिंग है ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंटों की। इमेजिनेशन करो, है ना।
ऑक्सीडेशन बेस्ड, यानी उसको छोड़ करके दूसरी बिल्डिंग जब तुम देखोगे तो वहां पे नाम लगा हुआ है बड़े बोल्ड में ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट, यानी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, यानी वो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। और तीसरी बिल्डिंग जो आप देख रहे हो ना, वो बिल्डिंग है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स, यानी वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे और उनके साथ मेटल जुड़ा हुआ होगा कोवैलेंसी के साथ, और वो रिएजेंट हमारे काम के होंगे। तो कुल मिलाकर के वी हैव 3 इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ रिएजेंट्स, जिसका नाम है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। क्या हमारी बात आप समझ पाए? आगे बढ़ते हैं, आगे चलो आगे चलो। अब उन दोनों बिल्डिंगों को छोड़ दो, पहले इसकी तरफ आओ, रिडक्शन बेस्ड की ओर। और आपको पता है, आप खुद ही मुझे बताओ, अगर कोई कंपाउंड को रिड्यूस करता है तो वो कितने तरीके से उसको रिड्यूस कर सकता है? आपने कभी 11th में पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की टर्म वहीं से आपने पढ़ी होगी। तो हमें बताया गया था कि अगर कोई रिडक्शन कराता है तो उसको 3 तरीके से वो रिड्यूस करा सकता है। या तो वो अपने में से कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, है ना, वो एजेंट है तो वो क्या कैरी करता हो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या कैरी करते हैं, रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट को ही क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अरे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, एजेंट हैं, वो रिडक्शंस करवाने के लिए जा रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, रिडक्शंस में क्या क्या बातें होती है आपने पढ़ा है कि या तो वो अपने पास हाइड्रोजन रखता हो, जब भी वो किसी को रिड्यूस करता हो तो हाइड्रोजन निकाल करके उसमें ट्रांसफर कर देता हो, 2H ट्रांसफर कर दे, हाइड्रोजन डोनर वाले को रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं, याद है आप लोगों को। सेकेंड, जो इलेक्ट्रॉन अपने पॉकेट से निकाल के किसी को दे दे, दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है पर उसका तरीका थोड़ा अलग है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, पक्का। तीसरा, हो सकता है वो ऑक्सीजन को क्या करे, उस मॉलिक्यूल के पास जाए, वो कुछ कैरी नहीं करे अभी, वो ऑक्सीजन को निकाल ले और हाइड्रोजन को ठूस दे। तो ऑक्सीजन को अगर वो निकाल देता है तो वो भी क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा बताओ। अब हम उस बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं जिसके आगे रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट लगा हुआ है, पर उसके पास ना खुद 3 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर हैं वहाँ पे। 3 फ्लोर में यानी सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं, पर वो कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है, पहला फ्लोर में वैसे रिड्यूसिंग एजेंट रखते हैं जो जब वो मार्केट में निकलते हैं ना रिडक्शन कराने के लिए तो वो अपने पास हाइड्रोजन को डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं, यानी उसके जो भी कैरी करता हो, जिसमें वो कैरी करता हो उसमें हाइड्रोजन रखा हुआ मिले आपको, HH, यानी वो H कैरियर हो, H डोनर हो। इसलिए रिडक्शन में 3 ब्लॉक बन जाते हैं, 3 फ्लोर बन जाते हैं उस बिल्डिंग में, जिसका नाम है हाइड्रोजन डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। समझना इस बात को, हाइड्रोजन डोनर यानी वो निकलेंगे तो उनके पास हाइड्रोजन होंगे और वो हाइड्रोजन किसी को ट्रांसफर करते रहेंगे, समझ गए। उसी बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट रहता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड होते हैं, यानी वो अपने पास इलेक्ट्रॉन रखता है, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का काम करता है। समझ रहे मेरी बात को, ये हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होता है, पर है तो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट ही, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं वो। तीसरा सवाल है ऑक्सीजन रिमूवर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन रिमूवर यानी उनका काम क्या है, वो ऑक्सीजन को ना जब दिखे तो ऑक्सीजन को उस मॉलिक्यूल से निकाल फेंके और वहां पे हाइड्रोजन को ठूस दें। इसका मतलब ये ऑक्सीजन बेस्ड रिमूवर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मतलब दिमाग में बैठा लो कि रिएजेंट्स में हमारा पहला बिल्डिंग है रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट्स, वहां पे 3 फ्लोर्स हैं, उन तीनों फ्लोर की स्टोरी अलग अलग है। और याद रखना जब ये तीनों निकलते हैं रिडक्शंस कराने के लिए, तीनों के बैग में अलग अलग चीज़ें होती हैं रिडक्शंस कराने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो समझो, सबसे पहला मैं आपको मतलब आगे लेके चलता हूँ, इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। उस बिल्डिंग में आपको मैंने घुसा दिया है और आप सबसे पहले फ्लोर में हैं और वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि वो कैसे हैं, उनके पास हाइड्रोजन डोनर हैं। तो ज़रा उनसे मुलाकात करिए, डिटेल मिलिए, उनसे पूछिए। जब वो हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में उनके पास अवेलेबल होंगे, क्योंकि मान लो H को उसने ऐड करना है, पर H को ऐड करने के लिए कैसा हो सकता है, तो वहाँ पे ना आपको 2 तरीके की फैमिली मिलेगी। फर्स्ट फ्लोर में ही जो हाइड्रोजन डोनेट करने वाला लिखा हुआ है, हम हाइड्रोजन डोनेट करते हैं, और हाइड्रोजन जब डोनेट करते हैं ना तो उनके पास 2 तरीके की फैमिली है। एक फैमिली जो हाइड्रोजन को हाइड्राइड के फॉर्म में डोनेट करती है। किस फॉर्म में डोनेट करती है? हाइड्राइड, यानी वहां से H के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा हाइड्राइड के फॉर्म में। ढंग से देखना,
और दूसरा कहता है जी हम ना हाइड्राइड नहीं, हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डोनेट करते हैं। यानी हमारे पास जब भी कोई आता है तो ये फैमिली जो है ये भी हाइड्रोजन डोनेट करती है, ये फैमिली भी हाइड्रोजन डोनेट करती है, पर इस फैमिली को H- डोनेट करने की एबिलिटी है, इस फैमिली को ना H2 डोनेट करने की एबिलिटी है। तो अभी मैं इसको डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, पर अभी मेंटल पिक्चर बना लो कि जी हाइड्राइड डोनर कैसे होते हैं। जो हाँ देखो ना, इसका नाम मैंने लिखा है न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर और इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर। मतलब जो ये फैमिली है इनमें न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर होते हैं जिसको हम एल्युमिनियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोल सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे इनको एलन बोल सकते हैं या बोरेन बोल सकते हैं। तो इस फैमिली में कितने लोग रह गए जरा देखो। इस फैमिली में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, एलन और BH3 और इसी के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं बच्चा लोग बताओ? इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। इन फैमिली में इनके डेरिवेटिव्स पढ़े जाते हैं। मैं अभी डिटेल में आ रहा हूँ इसको, पर केवल मैं आपको इनके बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं ये पढ़ना आपको है। वैसे ही रिएजेंटों की केमिस्ट्री में अगला है जो उसी फ्लोर में रहता है, ग्राउंड फ्लोर में, जो हाइड्रोजन डोनेट करता है। और वो हाइड्रोजन को किस फॉर्म में डोनेट करेगा? तो उसके पास डायरेक्टली H2 रहता है और यहाँ पैलेडियम मेटल्स रहते हैं मान लो अभी के लिए, और यहाँ पे कोई चारकोल है, ये सब आप जानते हो। और इन्हीं के बहुत सारे डेरिवेटिव्स बन जाते हैं जो H2 के फॉर्म में डोनेट करे, यानी H को डोनेट करता है, यहाँ हाइड्राइड नहीं होते। और यहाँ पे दूसरा स्पीसीज जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज कॉल्ड डाईइमिड सिस्टम, यानी यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन ट्रांसफर करते हैं। ये भी हाइड्रोजन डोनर है, ये भी हाइड्रोजन डोनर है। यहाँ पे कोई माइनस प्लस नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट H2 को ट्रांसफर किया जाता है, यहाँ भी H2 को ट्रांसफर किया जाता है, पर इनके तरीके थोड़े अलग अलग होंगे, इनके तरीके थोड़े अलग अलग होंगे। तो दिमाग में मेंटल पिक्चर बनाओ। अच्छा, हाइड्रोजन को डोनेट करने की यानी कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो 4 तरीके से काम कर सकता है। यहाँ पे हाइड्राइड बेस्ड और हाइड्रोजन डोनर होते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 टाइप के रिडक्शंस का काम करते हैं। अब इनका नाम मैंने लिखा है, इसको मैं इलेबोरेट करूँगा डिटेल में अलग तरीके से। तो मेंटल पिक्चर बना लो, हाइड्रोजन कैरियर होगा, है ना, वो अगर हाइड्रोजन डोनर होगा तो हाइड्रोजन डोनेट 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो हाइड्राइड के फॉर्म में या नॉर्मल H2 के फॉर्म में। ये पहले तुम दिमाग में बैठा के रखो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं आपको फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से निकालता हूँ, केवल आपको ये पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। अभी के लिए डिटेल बात करूँगा मैं। इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड, यानी सेकंड फ्लोर में गया मैं और मैंने यहाँ से पूछा कि यहाँ जो रिएजेंट्स रहते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन फेंक के मारते हैं, यानी वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। वो हाइड्रोजन भी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उनको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड रिएजेंट्स। याद करो। और ऐसे कौन इलेक्ट्रॉन डोनर होता है? जनरली मेटल्स, जनरली मेटल्स। इसीलिए यहाँ पे मैं लेके आया हूँ जैसे कोई अल्कली मेटल्स हो और उसके जब भी मेटल्स होंगे ना उनके साथ कोई ना कोई सॉल्वेंट जरूर दिया हुआ मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखो, सोडियम लिक्विड अमोनिया, सोडियम है पर यहाँ पे एप्रोटिक सॉल्वेंट ज़ाइलिन मैंने दे रखा है। यहाँ पे जिंक है तो यहाँ पे एसिटिक एसिड डाल रखा है। तो मेटल्स होंगे यहाँ पे, और इन मेटल का काम, इस पूरे बिल्डिंग में मेटल्स होंगे। और मेटल की भी अलग अलग टाइप्स होंगी, अल्कली मेटल होंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे, है ना, ट्रांजिशन मेटल्स होंगे, कभी कभी लेंथनॉइड मेटल्स आ जाएंगे। दैट आर द वेरी डिफरेंट मेटल्स जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम करते हैं। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट ही हैं, समझ लेना बात को। अब इन्हीं के अलावा मेरे सामने लिखा हुआ है ऑक्सीजन रिमूवर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीजन रिमूवर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो जिसमें 2 कैटेगरी आ जाती हैं जो हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम करती हैं। एक है जिसको हाइड्रोजन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स कहा जाता है। ढंग से देखना, इनका ये 3rd फ्लोर है, इनका मामला अलग है। ये तीनों दोनों से अलग दिखते होंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे लिए जाते हैं और इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम लिया जाता है जैसे कोई बेस। तो ये कहानी होती है, तुम ही बताओ, नाम कभी सुना होगा, वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन, पढ़ा है ना आप लोगों ने। इसी तरीके से यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ एसिटिक एसिड होता है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। पर फिलहाल इसको भी छोड़ो, अभी तुम केवल इंट्रोडक्शन पॉइंट देखो। टोसिल हाइड्रोजन बेस्ड, यानी कुछ रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो टोसिल हाइड्रोजन बेस्ड होते हैं, यानी हाइड्रोजन के 2 डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। समझ गए बात को? वैसे ही मिलेगा आपको थायोएसिटल बेस्ड, जो ऑक्सीजन को रिमूव कर सके, जिसमें हम लोग लिखते हैं थायोएसिटल ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट्स की बात करूँ, रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करूँ ना, तो देयर इज 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिसमें हाइड्रोजन डोनेट किया जाए, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाए, जिसमें ऑक्सीजन को रिमूव करा दिया जाए।
पक्का। और हाइड्रोजन को डोनेट करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, या वो हाइड्राइड को डोनेट करे या H2 को डोनेट करे। सेकेंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनर हो, जिसमें हाइड्रोजन बेस्ड हो या थायोएसिटल बेस्ड हो। तो चलिए अभी मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन केवल रिडक्शंस का दिखाया है, अब थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं। तो एक बार आप समझ लो कि हमें कौन कौन से रिएजेंट्स पढ़ने हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम एक बार अपना ओवरव्यू तैयार कर लें, फिर एक सीक्वेंस बना करके चीजों को स्टडी करें तो हमें पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो रिएजेंट की केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं हम, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड ऑर्गेनोमेटेलिक, देयर आर द 3 इंपॉर्टेंट ब्रांच। उनमें से सबसे पहला ब्रांच है जिसका नाम मैंने क्या लिखा था, रिडक्शन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स में वी हैव 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स इन विच हाइड्रोजन कैन डोनेट, इलेक्ट्रॉन कैन डोनेट, ऑक्सीजन कैन रिमूव। और इसी कहानी में हम डिटेल में चल रहे हैं, थोड़ा कौन कौन से रिएजेंट्स आपको पढ़ने हैं वो मैं डायरेक्ट बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। चलिए सबसे पहला मैं बात करने वाला हूं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहा था मैंने, हाइड्रोजन डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट मैंने लिखा है, हाइड्रोजन डोनर। रिडक्शंस की बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले रिडक्शन जो हाइड्रोजन को डोनेट कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, हाइड्रोजन डोनर में 2 तरीके की चीजें होती हैं। डिटेल देख लो बच्चा लोग, डिटेल्ड फटाक से देख लो, टाइम नहीं लगाएंगे इस पे ज़्यादा। पहला हाइड्रोजन डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स में मैंने अभी आपको बताया है वो कैसे हो सकते हैं बच्चा लोग, बताओ, हाइड्राइड बेस्ड हो सकते हैं, या फिर मैंने अभी आपको बताया वो कौन सा था बताओ, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डोनर, ऐसे कह सकते हैं हम लोग, यानी H2 डोनर बोल सकते हैं, H2 डोनर। ये बात मैंने आप लोगों को बताई अभी। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या हो सकता है, हाइड्राइड डोनर बेस्ड में हाइड्राइड डोनर हो तो ऐसे केसेस में यहाँ पे 2 तरीके की कैटेगरी बन जाती है, जिसको मैंने अभी आपको डिटेल में लिखवाया भी था। और इसको क्या बोला जाता था, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर, और एक था इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर। समझना इस बात को। तो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर का क्या मतलब होता है, वो मतलब केवल होता है कि जब ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करने के लिए जाए ना, तो पहले ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ही एक्ट करते हैं, और ये हाइड्राइड तो डोनेट करते हैं, पर ये सबसे पहले जब उससे जुड़ते हैं, किसी फंक्शनल ग्रुप की तरह में जुड़ते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, समझ लेना। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक को हम आयनिक सिस्टम भी कहते हैं, ये आयनिक होते हैं, और ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल सिस्टम के रूप में काउंट होता है, ये न्यूट्रल, कोई चार्ज इन पे नहीं लगा होता। और ये अगर आयनिक है तो समझो, तो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर में जनरली हम लोग 2 स्पेसीज को इंट्रोड्यूस करके लेके आते हैं, जिसमें हम एल्युमिनियम के हाइड्राइड्स के बारे में बात करते हैं, एल्युमिनियम के हाइड्राइड्स और बोरोन के हाइड्राइड्स। देखना बच्चा लोग, बोरोन के हाइड्राइड्स। तो अगर मैं यहाँ एल्युमिनियम के हाइड्राइड लेके आता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, जरा देखना, यहाँ मेटल्स हमेशा जनरली हम लोग मेटल हमेशा लिथियम ही लेते हैं, पर यहाँ मेटल थोड़ा वेरी करता रहता है। तो कहानी शुरू होती है, जरा बोर्ड पे देखो, ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो अगर मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात करूँ तो इसमें क्या कहानी होती है, जरा देखो। यहाँ पे हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो पढ़ते हैं, इनके अलावा डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स कैसे बनते हैं इनके, कॉम्प्लेक्स में से H को हटा दिया जाए। तो देखो यहाँ पे जो आप पढ़ोगे वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप को रिप्लेस कर दिया जाता है। देखो इधर, यानी 3 H को हटा करके 3 टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप लगा दिए जाते हैं, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो लिखते हो और 3 इथॉक्सी ग्रुप को रिप्लेस कर दिए जाते हैं। दीज आर डेरिवेटिव्स। ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। जैम वाले बच्चों तुम्हें केवल ये पढ़ना है, नेट वाले बच्चों तुम्हें तीनों पढ़ने हैं, पक्का। सिमिलरली अगर मैं सोडियम यहाँ बोरोहाइड्राइड की बात करूँ ना, तो इनके डेरिवेटिव 2 तरीके से बनते हैं। पहला, इनमें मेटल को चेंज किया जाता है, और मेटल को चेंज करके यहाँ पे लिखा जाता है, देखो इधर, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, देखते रहना, जिंक बोरोहाइड्राइड, यानी मेटल को चेंज किया और कुछ नहीं किया है मैंने। देखो इधर बोर्ड पे, देयर इज द डेरिवेटिव्स बोरोहाइड्राइड के, ये सब क्या बन गए, दीज आर डेरिवेटिव्स बच्चा लोग, दीज आर डेरिवेटिव्स। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड, बोरोहाइड्राइड्स के डेरिवेटिव्स। उसी तरीके से इनमें कॉम्प्लेक्स के अंदर चेंजिंग की जाती है, और वहां पे क्या लाया जा सकता है, देखो अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड ही बोलूं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड में सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड बन जाता है, यानी इसके एक H को हटा के साइनाइड ले आओ। उसी तरीके से देखो इधर, सोडियम के साथ बोरोहाइड्राइड तो है, पर यहाँ पे ट्राई एसिटॉक्सी ग्रुप लगा दिए जाते हैं, सोडियम ट्राई एसिटॉक्सी बोरोहाइड्राइड। ओहो हो, यानी यहाँ पे चेंज कहाँ पे आ रहा है, मेटल तो कॉमन है, पर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, चलो बताओ, कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है। और इसी में एक रिएजेंट और होता है जिसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम क्लोराइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम क्लोराइड, ये ट्रांजिशन मेटल्स की तरह चीजें होते हैं।
एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एक बात हमें समझाओ बच्चा कि यहाँ पे जो जैम के बच्चे हैं ना, तुम्हें इन चारों को पढ़ना है, सबको पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। अब नेट वाले बच्चे तुम्हें क्या पढ़ना है, देखो इधर, यहाँ पे आप इन चारों को तो पढ़ेंगे, साथ में इनके अलावा किसी अल्काइल ग्रुप को अटैच करेंगे। अल्काइल ग्रुप बोले तो जरा देखो, यानी बोरोहाइड्राइड्स होंगे, देखना बच्चा लोग यहाँ पे आपको बोरोहाइड्राइड्स मिलेगा, पर बोरोहाइड्राइड्स के अलावा यहाँ पे अल्काइल ग्रुप मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चा लोग, अल्काइल ग्रुप। यानी देखो कॉम्प्लेक्स में ही चेंज किया मैंने, पर यहाँ अल्काइल ग्रुप मैंने बना दिया है और यहाँ पे कोई मेटल लगा दिया है। तो यानी इसी तरीके की फैमिली है, ये इसी की फैमिली है। बोरोहाइड्रेट अल्काइल ग्रुप लग गए ना, और यहाँ पे इन्हीं को बोला जाता है सेलेक्ट्राइड्स। क्या बोलते हैं इनको, जरा बोर्ड पे देखना, इनको बोला जाता है बच्चा लोग सेलेक्ट्राइड्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हम सेलेक्ट्राइड्स कहते हैं। और सेलेक्ट्राइड्स में क्या होता है, अगर मेटल बदलोगे तो सेलेक्ट्राइड के नाम बदलेंगे। तो सेलेक्ट्राइड्स क्या होते हैं, अल्काइल बोरोहाइड्राइड्स, पक्का। अगर मेटल लिथियम है ना तो उसको बोला जाता है एल सेलेक्ट्राइड्स, देखना यहाँ पे एल सेलेक्ट्राइड्स। और अगर ये सोडियम है तो एन सेलेक्ट्राइड्स, समझ गए। अगर पोटेशियम मेटल है तो के सेलेक्ट्राइड्स। तो इस तरीके से आपको क्या पढ़ने होंगे, जरा बोर्ड पे देख लेना। यानी बोरोहाइड्राइड्स होंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, वो तो हैं, पर इनके डेरिवेटिव्स जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया है, कौन कौन से जरा देखो, ये 3 हो गए इसके, और यहाँ पे बहुत सारे हैं बच्चा लोग। यानी बोरोहाइड्राइड भी है, लिथियम बोरोहाइड्राइड है, जिंक बोरोहाइड्राइड है। यहाँ मेटल चेंज हुआ, यहाँ पे बोरोहाइड्राइड कॉमन, मेटल भी कॉमन है, लेकिन यहाँ डिफरेंस किस पे आ रहा है, कॉम्प्लेक्स के अंदर चीजें चेंज हो रही है। और एक स्पेसिफिक है जिसका नाम है अल्काइल बोरोहाइड्राइड्स, जिनको सेलेक्ट्राइड्स बोला जाता है, जिनके नाम में एल सेलेक्ट्राइड्स, एन सेलेक्ट्राइड और के सेलेक्ट्राइड्स आते हैं। तो ये कहानी है न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर्स की। क्या मेरी बात आप समझ गए, नोट डाउन करते रहना, एकदम समझ लेना, क्योंकि ये सब चीजें आपको पढ़नी है। कौन कौन से रिएजेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, सीक्वेंस वैसा ही रहेगा जैसा मैं अभी लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। अब फिर कहानी शुरू होती है, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर्स की, जिसका काम क्या है मैंने आपको बताया अभी कि वो हाइड्राइड तो डोनेट करेंगे, पर उनमें क्या होगा, उनमें इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी होगी। और इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी बोले तो जरा देखो इधर बोर्ड पे देखते चलना, इसको मैंने लिखा था अभी न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर में। यहाँ मैं टॉपिक डाल रहा हूँ इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर, कॉपी कलम दोनों साथ में रख करके नोट्स बनाते चलेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 तरीके के सिस्टम बनेंगे, जिसका नाम क्या होगा, एक होगा LH3 LH4 की तरह, एक होगा BH3। और इनमें क्या आपको पढ़ना है, Ln की स्टोरी बहुत कम होती है, इसके डेरिवेटिव्स मिलते हैं जिसमें एल्युमिनियम होता है, हाइड्रोजन्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, डाइबल H इसका नाम होता है। यानी यहाँ पे आपको अल्काइल ग्रुप मिलेंगे, आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड इनका नाम होता है, उसी को कहा जाता है डाइबल H। दैट इज द इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर में पढ़े जाते हैं। यानी आपको इसी के बारे में डिस्कस करना है इसमें टोटली। और ये BH3 बोरेन है, ये आपको हमेशा डाइमर के फॉर्म में मिलेगा, B2H6 के फॉर्म में, याद रखिएगा बच्चा लोग। सिमिलरली BH3 की जगह आपको मिलेगा 9BBN, दिस इज द डेरिवेटिव्स ऑफ BBH3। BH3 का डेरिवेटिव है 9BBN। तो देखो डाइबल H, 9BBN और B2H6, ये आपको पढ़ना है। जैम वाले बच्चे तुम्हें ये पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, पर इसकी चिंता तुम मत करना। नेट वाले बच्चे तुम्हारे लिए तो सब है। तो याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर और इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पहले तुम्हें पता तो चलना चाहिए कौन कौन से रिएजेंट्स यू हैव टू स्टडी। अगर नहीं पता तो कितना भी पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ छूट जाएंगे, पर आपको समझ में आना चाहिए। आ गया समझ में बात। रिडक्शन में दूसरा क्या होगा, H2 डोनर बेस्ड, मैंने हेडिंग डाला था उसी पे अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं। H2 डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, 2 तरीके के रिएजेंट्स होंगे जो क्या करेंगे, H2 को डायरेक्ट डोनेट करेंगे, जिसमें होगा, देखो इधर इसको बोला जाता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस भी कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं जरा बोर्ड पे देख लेना। यहाँ कोई ना कोई मेटल होगा और वो मेटल के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन्स होंगे और यहाँ पे कोई मेटेलिक सपोर्ट होता है। क्या होता है, सपोर्ट। अब ये सपोर्ट क्या है, क्योंकि मेटल आपको पाउडर्ड फॉर्म में लेने पड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहता है, देखो इधर H2 मेनली पैलेडियम, H2 प्लैटिनम, H2 निकल।
ये तुम्हारे मेटल के बेस हो गए। कॉपर भी ले लिए जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉपर भी ले सकते हैं आप, पर ज़्यादातर इस्तेमाल पैलेडियम प्लेटिनम का ही होता है। आप मिलोगे तो इन्हीं पे मिलोगे, और इनके साथ आप सपोर्ट जब लोगे तो क्या बन जाएगा, चारकोल ले लिया है, यहाँ भी मान लो चारकोल ले लिया है, चारकोल ले लिया है, चारकोल ले लिया है, तो सपोर्ट में क्या होगा, चारकोल C4 चारकोल हो सकते हैं। देखना चलो कॉम्बिनेशन समझना, या PdBSO4 हो सकता है, बेरियम सल्फेट, या इनके साथ हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट, या कभी कभी दे देता है Al2O3 RH Al2O3, और कभी कभी ये प्लेटिनम ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, प्लेटिनम ऑक्साइड। अब क्या बोला मैंने, देखो इधर, तो इनको कंबाइन करके इन चीज़ों को चारकोल यहाँ से मिटा देते हैं, इनको कंबाइन करके रिएजेंट बनाए जाते हैं, यानी ये दोनों और सपोर्ट। तो देखो एक बार यहाँ अगर मैं बोलूँ तो जैसे तुमने पढ़ा होगा H2PD चारकोल, वैसे ही आपको मिलेगा H2PD BSO4, पढ़ा होगा आपने रोजनबर्ग रिडक्शंस में, H2PD कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसे, क्या कहा जाता है, लिंडार कैटलिस्ट, है ना। वैसे ही H2 प्लेटिनम ऑक्साइड PTO2 एडम्स कैटलिस्ट, दीज आर कॉल्ड कैटलिस्ट, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। इनका काम है हाइड्रोजन को डोनेट करना, प्लीज ध्यान देते रहो, पक्का समझ गए हो ना। वैसे ही हाइड्रोजनेशंस में इनका इस्तेमाल ज़्यादा होगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था डाइमाइड सिस्टम, बोला था मैंने आपको डाइमाइड सिस्टम, और वो डाइमाइड क्या होंगे, N डबल बॉन्ड N होगा, हाइड्रोजन होंगे, ये दोनों हाइड्रोजन आप ट्रांसफर करने वाले होंगे, तो इसका अलग से रिएजेंट होगा, यानी ये एक अलग रिएजेंट माना जाएगा। इसके अलावा इनके साथ H2 यानी ये सारे रिएजेंट्स आपको पढ़ने हैं। इनके अलावा याद रखना बच्चा लोग, इनके अलावा भी हमें पढ़ना पड़ता है जिसका नाम क्या होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट नाम सुना होगा, नहीं सुना तो सर्च करना। दूसरा होता है कैप्टरी कैटलिस्ट, कैप्टरी कैटलिस्ट। जैम वाले बच्चे तुम्हें क्या पढ़ना है, देखो जैम वाले बच्चे तुम्हें इन पे फोकस करना है, ये है तुम्हारे काम का। नेट वाले और विल्किंसन कैटलिस्ट तुम्हारे काम का है, जैम वाले बच्चे ये है, नेट वाले बच्चे सब है तुम्हारे लिए। तो यानी ये कहानी होगी हाइड्रोजन डोनर की, इनका तरीका थोड़ा अलग होगा, प्लीज नोट डाउन करते चलिए इसको। मैं इसलिए ये टॉपिक लेके आया हूँ चलो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पहले पता चल जाए कि कौन कौन से रिएजेंट्स हमें पढ़ने हैं, ताकि हमें अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर ले। फिर मैं आपको बुक भी बता दूंगा कहाँ से बुक से पढ़ने, ठीक है। अब सवाल उठता है तीसरा, देखो हाइड्रोजन डोनर बेस खत्म हो गए, उस फर्स्ट फ्लोर की कहानी खत्म हो गई, सेकंड फ्लोर पे चले, जिसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, देखो इधर इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या कहानी होगी जरा देखोगे बोर्ड पे, फटाक से देखो बोर्ड पे। यानी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को ये पॉइंट कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा बताओ, कोई मेटल, और जब तुम मेटल लोगे तो मेटल के साथ आपको सॉल्वेंट भी लेना पड़ेगा। इसलिए इस पूरे टॉपिक का जो नाम होता है ना, इस पूरे टॉपिक का जो नाम होता है, इनको बोला जाता है डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन इनका नाम होता है। अब समझ लो यहाँ पे सॉल्वेंट बदलोगे, मेटल बदलोगे, कॉम्बिनेशन बदल जाएंगे। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपको पढ़ने हैं, जो पढ़ने हैं उसी की बात कर रहा हूं मैं, जरा बोर्ड पे देख लेना। पहला आपको पढ़ना है जिसमें कॉम्बिनेशन होगा अल्कली मेटल्स का, देखना बोर्ड पे बच्चा लोग, अल्कली मेटल्स प्लस सॉल्वेंट होगा लिक्विड अमोनिया। ओहो, इसके बारे में बहुत सारे लोग फैमिलियर हैं, दैट इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन। बहुत सारे लोग जानते हैं इसके बारे में, बर्च रिडक्शन बोलते हैं इनको। इनकी जर्नी क्या होती है जरा देखो, इसे कहा जाता है सोडियम लिया तो सोडियम लिक्विड अमोनिया बन गया, पोटेशियम लिया तो पोटेशियम लिक्विड अमोनिया बन गया, सोडियम पोटेशियम, और यहाँ पे लिथियम भी ले सकते हैं हम लोग, लिक्विड अमोनिया आप लेते हो। दीज आर कॉल्ड बर्च रिडक्शंस, समझ गए। वैसे ही जरा देखो यहाँ पे आपको मिल सकता है कोई मेटल, और मेटल के साथ यहाँ पे आपको मिल सकता है ज़ाइलिन एज अ सॉल्वेंट, यानी एप्रोटिक सॉल्वेंट,
और याद रखना ऐसे सिस्टम जब आपको मिलते हैं ना तो ये कपलिंग रिएक्शन को अंजाम देते हैं। इसको हम कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगर ये सब मेटल और रिएजेंट इस्तेमाल हुआ तो समझ लेना वहाँ पे कपलिंग रिएक्शंस होती हैं जिन्हें कहा जाता है रेडिकल कपलिंग्स। तो इसका मतलब मेटल और जाइलिन अगर हैं तो कौन कौन सा मेटल, जरा देखो। मेटल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सोडियम, मैग्नीशियम। देखो इधर, अगर तुम सोडियम, मैग्नीशियम और यहाँ पे जाइलिन का इस्तेमाल, टाइटेनियम, इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, इनका इस्तेमाल जब तुम करोगे तो देखो इन्हीं में तुम्हें पढ़ना क्या क्या है, 3 नेम रिएक्शंस पढ़ने हैं जिसको डिस्कस करना होता है। पहला जिसमें हम बात कर लेते हैं मैकमरी कपलिंग के बारे में। मैकमरी कपलिंग, ओहो हो, यानी ये एक मेटल बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स की स्टोरी है और यहाँ पे हम टाइटेनियम मेटल का इस्तेमाल कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ कहानी होती है जिसको बोला जाता है स्लोएन कंडेंसेशन। तुम बोलोगे सर क्लेजन कंडेंसेशन तो सुना था, स्लोइन की क्या बात है यहाँ पे स्लोइन कंडेंसेशन इस टॉपिक में लिखा जाता है। और तीसरा जो आप पढ़ोगे, सोडियम का इस्तेमाल करोगे या जाइलिन का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे टाइटेनियम जाइलिन का इस्तेमाल होता है बच्चा लोग, पर टाइटेनियम आपको इस फॉर्म में मिलेंगे नहीं, इसलिए इसको किसी और इसके फॉर्म में लिया जाता है। एस्लोइन कंडेंसेशन में सोडियम जाइलिन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। और फिर होता है जिसमें बोला क्या जाता है पिनाकोल सिंथेसिस। पिनाकोल सिंथेसिस याद करो, पिनाकोल रिएक्शंस में जो पिनाकोल्स होते हैं ना उनकी सिंथेसिस भी कराई जा सकती है इनके साथ। इनमें भी सोडियम, मैग्नीशियम या जाइलिन का इस्तेमाल किया जाता है ना। कहानी अच्छी। तो ये सब रिडक्शंस ही हैं, पर कभी रिडक्शंस की वजह से 2 मॉलिक्यूल कपल कर जाएंगे, कभी कुछ नहीं होगा, बस केवल बर्च रिडक्शंस के नाम से जाने जाएंगे। और इनके कहानी में होता है एक और ट्विस्ट जिसको क्या बोला जाता है, जरा देखना। इनमें कहानी होती है जिसमें क्या होता है, रिडक्शंस के साथ साथ वहाँ क्लीवेज हो जाते हैं, यानी रिडक्शन रिड्यूसिंग क्लीवेज। रिड्यूसिंग आप कह सकते हो जहाँ पे रिड्यूस भी हो और मॉलिक्यूल टूट भी जाए, रिड्यूसिंग क्लीवेज कहा जाता है इनको। अब वहाँ क्या क्लीव करेगा वो देखेंगे, पर यहाँ जनरली इस्तेमाल होता है जिंक एसिटिक एसिड का इस्तेमाल होता है, यानी जहाँ पे कोई मॉलिक्यूल का भी इलेक्ट्रॉन घुसे और वहाँ उस बॉन्ड को तोड़ दे, वो वहाँ से कुछ ना कुछ फ्रेगमेंट हो जाए, वो टूट जाए, तो इसको कहा जाता है रिड्यूसिंग क्लीवेज, जहाँ जिंक एसिडिक एसिड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इस तरीके से भी है 3 कॉम्बिनेशंस। इंपॉर्टेंटली आप ये देख सकते हो, इन्हीं का इस्तेमाल आप एग्जाम में करने वाले होंगे। तो पहले मैं केवल आपको आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, कौन कौन से रिएजेंट्स आपको पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सब जान गए आप तो आपको किसी भी चीज़ स्टार्ट करने में काफ़ी आसानी होती है। तो पहले दिमाग में बैठा लो, एक शॉर्ट नोट्स बना लेना, एक जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे एक शॉर्ट नोट बना लो कि मुझे करना क्या है, कैसे पढ़ना है, करना क्या क्या है वो देख लो जरा। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बच्चा लोग इस सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। किसी किताब में इस तरीके से सीक्वेंस बनाना नहीं सिखाया गया है, डिफरेंट किताबों का क्लस्टर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब देखो ये कहानी क्या मैंने बताई आपको, इलेक्ट्रॉन डोनर डिसॉल्विंग मैटर रिडक्शंस। उसी तरीके से ऑक्सीजन रिमूवर, ऑक्सीजन रिमूवर, और ऑक्सीजन रिमूवर करने के लिए कौन से रिएजेंट इस्तेमाल किए जाएंगे, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट्स ही हैं। और मैंने अभी आपको बताया इसमें 2 तरीके के रिएजेंट का इस्तेमाल होता है, एक हाइड्रोजन बेस्ड होते हैं और दूसरा थायोएसिटल्स। तो हाइड्रोजन मतलब NH2 NH2, और अगर इनके साथ तुम बेस ले लेते हो जैसे KOH ले लिया आपने, इसे उल्फ-किर्चनर रिडक्शंस का नाम दिया जाता है। और इसी में हाइड्रोजन की जगह पे टोसिल हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया हो, और यहाँ पे देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले लेते हैं और एसिटिक एसिड ले लेते हैं। इन दोनों के इस्तेमाल से भी आप रिडक्शंस करवाते हो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 रिएजेंट्स, याद रखना ऑक्सीजन रिमूवर करने के लिए। और यहाँ पे आपको मिलता है थायोएसिटल, जिसमें आप थायोऑल्स लेते हो और रेने निकल लेते हो। यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन से आप किसी भी मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को हटा सकते हो, ठीक है, किसी भी नहीं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को। तो मैंने क्या बताया आपको, ये बिल्डिंग में आपको मैं लेकर के गया और 3 फ्लोर में कौन कौन लोग रहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि ये किस पे एक्ट करते हैं, उसके लिए मैं वेट करना पड़ेगा क्योंकि एक ही टॉपिक में सब कुछ खत्म
नहीं हो सकता। तो ये बात आपके दिमाग में छप गई। रिडक्शंस में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर, हाइड्रोजन डोनर, ऑक्सीजन रिमूवर। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए मेटल का इस्तेमाल किया जाएगा, हाइड्रोजन को डोनेट करने के लिए हाइड्राइड डोनर और हाइड्रोजन डोनर का इस्तेमाल किए जाएंगे, ऑक्सीजन रिमूवर के लिए हाइड्रोजन और थायोएसिटिल का इस्तेमाल किया जाएगा। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग से निकलिए, चलिए जरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरफ। पर रुकना, यहाँ पे तरीका थोड़ा अलग होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हमें कैसे चीज़ें पढ़नी है और क्या पढ़ना है वो मैं बताने वाला हूँ। पर यहाँ पे बोला पता क्या जाता है? यहाँ बोला जाता है कि पूरे फ्लोर में यहाँ पे इस तरीके से इसकी फ्लोर की डिफाइन की गई है कि यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि पहले फ्लोर में ना अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने वाले रिएजेंट्स रहते हैं। मतलब क्या? यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप के नाम से फ्लोर बना हुआ है। फ्लोर क्या है? सबसे पहला फ्लोर, यानी अगर मैं आपसे कहूँ ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट्स, तो ऑक्सीजन बेस्ड रिएजेंट्स यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की स्टोरी हमें पढ़नी है। पर उनमें एक बात का ख्याल रखा जाए, हमें जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है? बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिखा हुआ है, पर इनके में पहले फ्लोर में लिखा हुआ है, देखो इधर बोर्ड पे ढहरा ढंग से देखना, यानी यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ये, तो वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स फॉर अल्कोहल्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए बच्चा लोग? अल्कोहल्स। यानी यहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रहेंगे वो सबके सब कौन से रहेंगे? अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने वाले। तो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने वाले कौन कौन से होते हैं जरा बताओ? यहाँ पे होते हैं उसी फ्लोर में बहुत सारे हैं, जिसमें कुछ हैं मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कुछ है बच्चा लोग जरा बोर्ड पे देखना, नॉन मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी एक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए ना दो तरीके हैं। दो तरीके में एक है जिसके पास मेटल्स होंगे और एक है जिनके पास नॉन मेटल्स होंगे। बोर्ड पे देखें, इनमें क्योंकि अल्कोहल होगा, इसी में हम लोग पढ़ेंगे किसी अल्कीनों को ऑक्सीडाइज करने के लिए रिएजेंट्स हैं बच्चा लोग। इसी में हम बात करेंगे किसी कीटोनों को ऑक्सीडाइज करने के लिए रिएजेंट्स हैं। इसी में हम बात करेंगे किसी हाइड्रोकार्बन या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में जो फंक्शनल ग्रुप आप इस्तेमाल करोगे जिसकी ऑक्सीडेशन आप ज़्यादा पढ़ते हो वो अल्कोहल, अल्कीन, कीटोन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन आप सबसे ज़्यादा पढ़ते हो, इसलिए इसी पे फोकस आपको ज़्यादा करनी होगी। बोर्ड पे देखना। और कीटोन के साथ आप एल्डिहाइडो को भी पढ़ सकते हैं। तो यानी यहाँ भी अगर आप देखोगे ना बच्चा, तो 5 फ्लोर बने हुए हैं। वहाँ तो 3 फ्लोर थे, पर यहाँ 5 फ्लोर हैं। पहला फ्लोर अल्कोहल के लिए, दूसरा फ्लोर अल्कीनों के लिए, तीसरा फ्लोर एल्डिहाइडो के लिए, चौथा कीटोनों के लिए और 5वां फ्लोर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए। देयर आर 5 फ्लोर्स। पहले फ्लोर की ओर चलते हैं और वहाँ पूछते हैं, यहाँ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने वाले लोग हैं, पर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए कौन कौन से लोग हैं? तो वहाँ बोलेगा हमारी 2 फैमिली है। पहले वाले में एक जो मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे अल्कोहल के लिए और एक नॉन मेटल बेस्ड होंगे। तो मेटल बेस्ड कौन कौन से होते हैं तुम्हें पता है? मेटल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्रोमियम का। किसका इस्तेमाल होता है बच्चा लोग? क्रोमियम। और क्रोमियम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्रोमिक ऑक्साइड का, है ना, और क्रोमेट आयन का। ये बात आपको पता है? पक्का पता है? तो बताओ, अभी मैं केवल अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, तो मेटल बेस्ड क्रोमियम, तो इसी में आपको मिलेगा जोन्स रिएजेंट। क्या मिलेंगे बच्चा लोग बताओ? जोन्स रिएजेंट्स। इसी में आपको पढ़ना है पीसीसी, इसी में पढ़ना है पीडीसी। बोलो, यानी ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स होते हैं क्रोमियम बेस्ड। मैंगनीज बेस्ड, बताओ मुझे, मैंगनीज किस फॉर्म में मिलेगा आपको? MnO2 के MnO4। समझ गए? तो वो आपको मिलेगा MnO2 के फॉर्म में, KMnO4 के फॉर्म में। ये आपको समझ में आना चाहिए। उसी तरीके से आपको और कौन मिलेंगे? रुथेनियम। रुथेनियम, और रुथेनियम किस फॉर्म में मिलेगा जरा देखो? RuO4-। और इसी के आगे मिलेगा आपको कोई अमोनियम आयन NR4+। इसी को बोला जाता है TPEP, दैट इज कॉल्ड TPEP रिएजेंट। ओहो, TPEP टेट्रा आइसोप्रोपाइल अमोनियम पर रुथेनेट बोलते हैं इसको। समझ गए बात को? तो इसका मतलब क्रोमियम, मैंगनीज, रुथेनियम के अलावा एक मेटल और होता है जिसकी स्टडी जो आपको करनी है, वो कौन से होते हैं? सिल्वर, Ag। यानी एक मेटल और होगा जिसका नाम होगा Ag, और यहाँ पे होगा Ag2CO3, और इसको बोला जाता है बच्चा लोग फैटिजन रिएजेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? जरा बोर्ड पे देखना, फैटिजन रिएजेंट। क्या मेरी बात आप समझ पाए हो?
तो देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन से स्पेसिफिक रिएजेंट जो आपको जैम और नेट में पढ़ने हैं। जैम वाले बच्चे तुम्हें केवल जोन्स और मैंगनीज के बारे में पढ़ना है, रुथेनियम और एजी के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करना, हटा देना इनको, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको मिटा देना, नोट्स के साथ बनाते चलोगे इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। क्रोमियम बेस्ड, मैंगनीज बेस्ड, रुथेनियम बेस्ड और एजी बेस्ड रिएजेंट और मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा मैं बात करने वाला हूं नॉन मेटल बेस्ड, और नॉन मेटल बेस्ड में कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जरा बताओ, जिसमें सबसे पहला नाम है स्वर्ण ऑक्सीडेशन का। और स्वर्ण ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, COCl2 COCl होल ट्वाइस, बोलो DMSO एंड बेस, दिस इज कॉल्ड स्वर्ण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुम बोलोगे सर ये क्या बकवास है बकवास, पर करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, बकवासी पसंद आती है हम लोगों को। जरा देखो दूसरा हमारे पास क्या है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन के अलावा दूसरा रिएजेंट है जिसका नाम होता है, जरा बोर्ड पे देखना, टेम्पो। अब ये सब नाम है, क्या करोगे, दवाइयों के नाम की तरह हैं ये, टेम्पो। तीसरा है IBX, मेडिकल में जाके मत मांग लेना, IBX यानी आइडॉक्सी बेंजोइक के तरीके इसको इस्तेमाल किया जाता है। और एक होता है डेस्मार्टिन पर आयोडीनेट, DMP, है ना, थोड़े से बकवास से रिएजेंट, पर कोई बात, कभी कभी ये काम आते हैं, इसलिए नेट जैम वाले बच्चे तुम्हें इसकी तरफ देखना भी नहीं है, नेट वाले बच्चे गौर से देख लो। इसका मतलब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए यहीं पे आपको मिलेंगे थोड़ा एक और मेटल में लगा देना, कैन को लगा देना, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, कैन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना, वो किस में आएगा, किस में आएगा, सीरियम बेस्ड है तो वो मेटल में ही आएंगे। तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन यानी नॉन मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये, कर लोगे। 1 2 3 4 टी-पेप, टेम्पो, इस तरीके से कुछ रिएजेंट्स आपको मिलेंगे, कर लोगे, अल्कोहल का काम हो जाएगा, कर लेना इसको, है ना, अल्कोहल के काम खत्म, वेरी गुड। तो अल्कोहल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से थे वो मैंने आपको बता दिया है। नेट के पर्सपेक्टिव से जो बच्चे नेट के लिए परेशान हो रहे हैं, बार बार मुझे कमेंट करके बता रहे हैं सर रिएजेंट रिया पे कुछ नहीं है रिएजेंट्स में, बस चीज़ों को थोड़ा सा समराइज्ड करो, सीक्वेंस बनाओ और फिर उसकी स्टडी करो ना, चीज़ें दिमाग में बैठती चली जाएंगी और कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, वक्त लगेगा पर समझ जाओगे। और याद रखो जब भी कोई चीज़ हम नई शुरुआत करते तो वो लड़खड़ाते हुए ही होती है। एक बच्चा भी जब पहली बार खड़ा होता है तो लड़खड़ाते हुए ही खड़ा होता है, तो तुम जब रिएजेंट्स पहली बार पढ़ोगे तो लड़खड़ा सकते हो, पर कोई बात नहीं ना यार, शुरुआत तो लड़खड़ाते हुए ही होती है, फिर एक दिन तुम दौड़ना शुरू कर दोगे, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली शुरुआत लड़खड़ाते हुए, डरने का नहीं, गिरने का फिर उठने का। आगे बढ़ते हैं, देखो अब मैं बात करने वाला हूँ सेकेंड फ्लोर की ओर जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एल्कीन्स। ओहो, अगर एल्कीनों के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात की जाए तो अल्कीन को किस किस तरीके से ऑक्सीडाइज किया जाता है जरा बताओ। एक अल्कीन है तो इसे इपॉक्साइड बनाया जा सकता है कि नहीं, बताओ। तो यानी इपॉक्साइड बनाने के लिए रिएजेंट का इस्तेमाल होगा, और वो रिएजेंट कौन कौन से होंगे देखना जरा बोर्ड पे, और इस बोर्ड पे देखने की बात आपको है। जैसे यहाँ पे आपको मिलता है कोई पर ऑक्सी कंपाउंड, पर ऑक्सी कंपाउंड, पर ऑक्सी, और पर ऑक्सी कंपाउंड कौन कौन से होते हैं तुम्हें बताओ। यानी जहाँ पे पर ऑक्सी मॉलिक्यूल्स, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रिएजेंट है वो MCPBA है, वैसे ही एसिडिक पर एसिड, एसिडिक CO3H, ट्रिफ्लिक पर एसिड CF3CO3H, याद रखना बच्चा लोग, दीज आर एसिड्स जिनका इस्तेमाल आपको करना होगा, पर ऑक्सी कंपाउंड्स हैं ये। टर्सरी ब्यूटेनॉल परऑक्साइड, ओहो हो, अल्कोहल के परऑक्साइड, एसिड के परऑक्साइड्स, ध्यान रखना इस बात का। वैसे ही आपको मिलेंगे नॉर्मल H2O2 NaOH के साथ, तो परऑक्साइड H2O2 NaOH के साथ यहाँ पे कोई ना कोई आपको मेटल्स मिलेंगे, तो ये किसी न किसी मेटल के साथ आपको मिलने वाला होगा। ये तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करेगा बच्चा लोग, याद रखना इसको। MCPBA हो, ट्रिफ्लिक पर एसिड हो, ये तीन रिएजेंट्स आपको पढ़ने होंगे, जो कौन से हैं, इपॉक्साइड बनाने के काम आते हैं। क्या करते हैं इसको बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड इपॉक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट। तो पहला काम क्या है, इपॉक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट्स आपको समझ में आना चाहिए, कर लोगे, दिमाग में रखोगे ये सब बातें। इसी में और भी क्या होता है, इसी में और भी होता है, एक नाम होता है DMDO, डाईमिथाइल डाईऑक्सीरेन। दिखता कैसा है ये, कुछ इसी तरीके से दिखता है ना, देखो यहाँ पे H और H लगे होते हैं, CH3 CH3 होता है,
डाइमिथाइल डाइऑक्सिडेंस कहते हैं आप इसको। तो MCPBA इनको तो आप जानते ही होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 दीज आर द 6 रिएजेंट्स विच आर गोइंग टू यूज। और जेम वाले बच्चे तुम्हें केवल इसका इस्तेमाल करना है, MCPBA का, डरने का नहीं। और इन तीनों का इस्तेमाल करना है, ज़्यादातर इन तीनों का इस्तेमाल करना है। किसी अल्कीन में ऑक्सीजन को ऐड करने की स्टोरी होगी, दैट इज कॉल्ड इपॉक्सीडेशन। कर लोगे काम क्या, ये पक्का कर लोगे ना, कर लेना। तो अल्कीनों को क्या बनाया जा सकता है, इपॉक्साइड बनाया जा सकता है। और क्या क्या बनाया जा सकता है बताओ। तो अल्कीन को सेकंड फ्लोर में बात कर रहे हैं अल्कीनों को, तो याद रखो अल्कीन को हम क्या क्या बना सकते हैं, एक बार बोर्ड पे देख लो। अल्कीन को बना सकते हैं इपॉक्साइड, अल्कीन को बना सकते हैं डाइहाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हाइड्रोक्सिलेशन करा सकते हैं। अल्कीन को तोड़ सकते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करा सकते हैं इसका। अल्कीन में अलाइलिक ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, देख लो बोर्ड पे। अल्कीन में कभी कभी यहाँ पे मान लो अगर ये अल्कीन लगी हुई है तो इसको डायरेक्ट कीटोन बना सकते हैं। तो मैंने पता है अल्कीनों में 5 तरीके का ऑक्सीडेशन होता है, इपॉक्सीडेशन, डाइहाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, अलाइलिक ऑक्सीडेशन एंड कीटोन फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। तो मैंने आपको बताया कि पहले इपॉक्साइड है, तो इसके कौन कौन से रिएजेंट्स आपको लेने हैं, दिमाग में बैठा लो, नोट्स बना लो उसको, ये पढ़ना है तुम्हें। अब अगर मुझे डाइहाइड्रोक्सिलेशन करना है अल्कीनों का, तो बताओ क्या करना होगा। डाइहाइड्रोक्सिलेशन, तो ये 5 है, 5 नोट कर लो। डाइहाइड्रोक्सिलेशन की अगर मैं बात करूं बच्चा लोग, तो क्या करना है जरा बोर्ड पे देखने का। डाइहाइड्रोक्सिलेशन की अगर मैं बात करूं, एक अल्कीन को डाइहाइड्रोक्सिलेशन में अगर कन्वर्ट करना पड़े तो आप क्या करने वाले होंगे, देखो इधर, यहाँ जो इस्तेमाल होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, 1% अल्कलाइन KMnO4 का इस्तेमाल होता है, बेयर्स रिएजेंट। इसी में आप क्या इस्तेमाल करते हो बताओ, प्रीवोस्ट ऑक्सीडेशन, प्रीवोस्ट और वुडवर्ड ऑक्सीडेशन, याद रखना। These are the reagents which carried out dihydroxylation of alkene। समझ गए, 4 रिएजेंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर मेरा अल्कीन मेरे को दिया गया है और अल्कीन को मुझे तोड़ना है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करना है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, यहाँ X और X लगा हुआ है मान लो, इनके लिए आप क्या इस्तेमाल करने वाले हो, इनके लिए आप इस्तेमाल करने वाले हो, जरा बोर्ड पे देखना, ओजोन का इस्तेमाल होता है। और ओजोन के इस्तेमाल कभी कभी H2O2 के साथ होते हैं, कभी ओजोन का इस्तेमाल DMS के साथ होता है, कभी ओजोन का इस्तेमाल जिंक के साथ होता है, कभी ओजोन का इस्तेमाल जिंक के साथ तो होता है पर NaBH4 के भी साथ हो जाता है। तो ये ओजोनोलिसिस के क्वेश्चंस होते हैं, समझ गए बात को। तो ये आपके कुछ रिएजेंट्स होते हैं, यहाँ एसिटिक एसिड लिया जाता है, ओजोन पर एसिड के एसिटिक एसिड H2O2 के साथ, DMS जिंक और NaBH4 के साथ। तो दीज आर द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है बच्चा लोग, नोट डाउन कर लो इसको। तो डाइहाइड्रोक्सिलेशन करना हो, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करना हो, दीज आर द इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, यू शुड अंडरस्टैंड, ये आपको पता होना चाहिए और इस तरीके से सीक्वेंस आपको दिमाग में रखनी होगी। इसके अलावा व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू हैव टू डू द अल्कीन मेरे पास है और अल्कीन के बताओ अलाइलिक ऑक्सीडेशन करने हैं, अलाइलिक ऑक्सीडेशन अगर करने हैं तो यहाँ पे हम लेते हैं, जरा बोर्ड पे देखना, सेलेनियम ऑक्साइड, टर्सरी ब्यूटेनॉल परऑक्साइड। प्लीज ये रिएजेंट को याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, अल्कीन में अगर मुझे इस अल्कीन को कीटोन बनाना है, डायरेक्ट कीटोन, तो इसको बोला जाता है वेकर्स ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको बच्चा लोग, वेकर्स ऑक्सीडेशन। अंत तक इसको समझते चलना, वेकर्स ऑक्सीडेशन। और इसके लिए इस्तेमाल होने वाले रिएजेंट क्या होते हैं, PdCl2, CuCl, O2, DMF। ओहो, दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिएजेंट। तो ये रिएजेंट इज इम्पॉर्टेंट, ये रिएजेंट इज इम्पॉर्टेंट, चार्ट बना लो, इसी तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि इतने सारे रिएजेंट्स है ना, बहुत चक्कर आ जाओगे, इतने कहाँ से आ गए, परेशान हो जाओगे, इसलिए इसको नोट कर लो। अल्कीन को अलाइलिक अल्कोहल बनाना हो, हाइड्रोक्सिलेशन करनी हो, इपॉक्सीडेशन करनी हो और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करना हो, दीज आर द इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, यू शुड नो अबाउट दिस, यू शुड लर्न अबाउट दिस। इसी तरीके से समझ में आपको आना चाहिए। अब कहानी में बताने वाला हूँ एक एल्डिहाइडों की। अगर मेरे पास अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए जनरली हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो KMnO4 का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर K2Cr2O7 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसी के साथ H2Cr2O7 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कन्वर्ट करना हो एसिड में, दीज आर द रिएजेंट्स विच कैन कन्वर्ट इट इनटू एसिड, दीज आर द इंपॉर्टेंट
रिएजेंट्स। तो एल्डिहाइड का दिमाग ज़्यादा नहीं लगाने का, लेकिन कीटोनों में लगाने का है, इसलिए ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कीटोनों को ऑक्सीडाइज करने जा रहा हूँ तो क्या होगा, तेरे बोर्ड पे देखो, इफ वी हैव अ कीटोन, और कीटोन को कैसे ऑक्सीडाइज किया जा सकता है जरा बोर्ड पे देखना। कीटोन की अगर मैं बात करूं तो कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के कितने तरीके हैं वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, वो जरा ढंग से देखना बच्चा लोग। अगर तुम कीटोन को एस्टर बनाना चाहते हो, एस्टर समझो, यहाँ पे एस्टर बनाना चाहते हो, कीटोन को ऑक्सीडाइज करके एस्टर बनाना चाहते हो, एस्टर, तो कहानी क्या होगी। अगर कीटोन को ऑक्सीडाइज करके, सिमेट्रिकल कीटोन लो ना, फिलहाल हटाओ इसको, सिमेट्रिकल कीटोन लो, अगर इसको ऑक्सीडाइज करके तुम इसके अल्फा कार्बन पे OH लगाना चाहते हो तो क्या होगा, समझ गए। तो एक एस्टर होता है, एक OH, और कीटोन को ही एसिड बना देना चाहते हो तो क्या होगा, यानी एक कीटोन को ऑक्सीडाइज करके उसका एस्टर बनाओ, उसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओ और OH बनाओ। तो बताओ एस्टर के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन। और इसमें भी आप क्या इस्तेमाल करते हैं, पर एसिड MCPBA या फिर H2O2। यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करोगे, देख लेना, यहाँ पे इस ग्रुप का इस्तेमाल होता है। ये तुम्हारे पास एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है बच्चा, इसको समझना पड़ेगा। विथ LDA के साथ इसका इस्तेमाल होता है। ये रिएजेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब तुम्हें समझने होंगे। पर एसिड्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनके साथ इस्तेमाल करने के लिए कभी कभी हॉट KMnO4 डालना पड़ता है, हॉट KMnO4 या फिर I2KOH, याद करो, वेर इसको बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शंस, याद है ना आप लोगों को, इसे हम हैलोफॉर्म रिएक्शन का नाम दे देते हैं। क्या मेरी बात आप समझ पाए हो। तो कीटोनों को ऑक्सीडाइज करने का ये तरीका होता है। और एक कीटोन जब अल्फा बीटा, एक कीटोनों को आप चाहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनाना, इसके लिए भी आप रिएजेंट का इस्तेमाल करते हो। तो 1 2 3 4 टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं किसी कीटोनों के। और अगर आप कीटोनों में डाई कीटोन भी बनाना चाहते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, डाई कीटोन बनाना चाहते हो उसका, मान लो इसके डाई कीटोन बनाना चाहते हो, तो यहाँ भी आपको सेलेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करना पड़ता है डाई कीटो फॉर्मेशंस के लिए। इनके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ता है बताओ, वो मैं आपको लिखवाऊंगा जब इसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। तो कहानी खत्म होती है कीटोनों की, पक्का समझ गए आप लोग। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, कुछ नहीं बचा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आप लोगों ने बचपन में ही इसको पढ़ रखा है, डिटेल आपने अपने बचपन में ही इसको पढ़ रखा है। वो क्या होगा जरा देखो, अगर मेरे पास एक बेंजीन की रिंग दी गई हो और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, तो इसे हम लोग दो तरीके से ऑक्सीडाइज कर देते हैं ना, या तो इसको एल्डिहाइड बना देते हैं या फिर इसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको पता है इसको बर्न करने के लिए CrO2Cl2 का इस्तेमाल करते थे, इटार्ड रिएक्शन याद करो। इनके लिए क्या इस्तेमाल करते थे, Cr2O7 2-, पक्का ना, याद है। इसी तरीके से यहाँ KMnO4 का इस्तेमाल कर लेते थे आप, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते थे। तो ये कहानी है थोड़ा एरोमेटिक कंपाउंडों की, तो आप इसको समझ लेना। दिस आर द 5th फ्लोर ऑफ ऑक्सीडेशंस। कर लोगे ये काम। लास्ट टॉपिक ऑफ रिएजेंट्स जरा देखो, दैट इज स्टोरी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। तो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स में क्या होगा बोर्ड पे देख लेना। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स में हम जनरली रिएजेंट्स तो इस्तेमाल करते हैं, वो 4 करते हैं। जैम वाले बच्चे तुम्हारे लिए तो 3 हैं, पर नेट वाले बच्चे तुम्हारे लिए तो 4 है। पहला जिसको बोला जाता है ऑर्गेनोलिथियम बच्चा, और दूसरा क्या होता है ऑर्गेनो मैग्नीशियम, और दूसरा क्या होता है ऑर्गेनो कॉपर, और RPD यानी पैलेडियम बेस्ड। समझ गए। तो बताओ यहाँ पे RLI, RMgX और R2COLI, आपको इनके रोल पढ़ने हैं 2, एक्ट एज अ बेस और एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना। इसके भी आपको 2 रोल पढ़ने हैं, एक्ट एज अ बेस और एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। कहाँ पढ़ना होगा, बेस कहाँ पे काम आएगा ये बताओ, जब इसके सामने कोई एसिड डाल दोगे, है ना बच्चा लोग। एसिड्स अल्कोहल होंगे, ये क्या काम करेंगे, बेस का काम करेंगे। न्यूक्लियोफाइल जब इसके सामने कोई कीटोन रख दोगे, एस्टर रख दोगे, इपोक्साइड रख दोगे, तो ये काम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह करेंगे ना यार। सिंपल है, कॉमन, दोनों के साथ एक ही तरह की बातें होंगी। R2COLI ये काम क्या करता है बताओ, ये काम करता है कॉन्जुगेट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए। ये केवल न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है अगर तुम्हारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन दिया हुआ हो या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इपोक्साइड हो, यानी यहाँ पे इनकी ओपनिंग कराने का काम करेगा, यहाँ माइकल एडिशन का काम करेगा। इस तरीके से अटैक करेगा ये, समझ गए।
ये कहानी है पैलेडियम की। जो कहानी किसकी होती है? कपलिंग रिएक्शंस की। कपलिंग रिएक्शंस जितने आप जो भी रिएक्शंस पढ़ते हो है कपलिंग, सुजुकी कपलिंग, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे आपको मिलने वाली होंगी। तो इस तरीके से ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स की स्टोरी में हम डिटेल देखेंगे, या फिर आप कह सकते हैं हमें इन दो चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है, इसका बेस का रोल, उसके न्यूक्लियोफाइल का रोल, और इसी में इनका इस्तेमाल मेटलोइन के लिए किया जाता है। याद रखना, मेटलोइन रिएक्शन, ये मेटलोइन में इस्तेमाल होते हैं और ये भी मेटलोइन रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। तो यानी रिएजेंट्स की केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक को एज अ बेस, एज अ न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करवाना होगा और कपलिंग रिएक्शन में इसके इस्तेमाल करने होंगे। तो आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो चलिए बच्चों, तो ये मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री पार्ट के इंट्रोडक्शंस हैं। ये रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से रिएजेंट्स क्या क्या काम करते हैं, कैसे पढ़ना है, वो मैंने आपको बताया, सीक्वेंस आपको पता है। तो चलिए अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस वीडियो को। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको डायग्राम बना लेना, तभी रिएजेंट समझ में आएगा, अदरवाइज़ फिर से गड़बड़ी करोगे, भूल जाओगे एग्जाम में। तो चलिए, अगर ये वीडियो बेटा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े हमसे, तब बढ़ाने में और भी मज़ा आएगा। अगर जो नए हैं, पहली बार देख रहे वीडियो को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो मारे दो यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।